Now let's cover interview questions and answer under Chapter 11, Agentic Optimization for section State Management in Multi-Agent Systems, Scoping and Privacy. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, मल्टी एजेंट सिस्टम में चाइल्ड एजेंट को केवल जरूरी डेटा कैसे दें ताकि पूरा ग्लोबल स्टेट लीक ना हो? आंसर, लैंग्राफ में जब हम मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर बनाते हैं तो सुरक्षा और स्कोपिंग बहुत जरूरी होती है। अगर हम एक ग्लोबल स्टेट हर एजेंट को दे देंगे तो कोई भी एजेंट अनचाहा डेटा पढ़ या बदल सकता है, जिससे प्राइवेसी खत्म हो जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम सबग्राफ और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। सही कोड में हमने एक कस्टम रैपर फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन पेरेंट स्टेट से सिर्फ वही सीमित डेटा निकालता है जिसकी चाइल्ड एजेंट को जरूरत है और उसी चाइल्ड की स्टेट स्कीमा के अनुसार पास कर देता है। जब चाइल्ड एजेंट अपना काम पूरा कर लेता है तो उसकी रिस्पॉन्स को सुरक्षित रूप से वापस पेरेंट स्टेट में जोड़ दिया जाता है। इस अप्रोच से डेटा एनकैप्सुलेशन बना रहता है और ग्लोबल स्टेट की प्राइवेसी मेंटेन होती है, जो बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए एकदम सही आर्किटेक्चर है। क्वेश्चन, एजेंट्स के बीच डेटा शेयर करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का उपयोग कैसे करें ताकि उनका अपना स्टेट ओवरलोड ना हो? आंसर, जब मल्टी एजेंट सिस्टम बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो हर छोटी जानकारी को एक ही कॉन्टेक्स्ट या स्टेट में पास करने से मैसेज लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और टोकन लिमिट खत्म होने का खतरा रहता है। इसे हल करने के लिए हम शेयर्ड एपिस्टेमिक मेमोरी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का ग्लोबल स्क्रैच पैड होता है, जैसे कि रेडिस या कोई फास्ट डेटाबेस। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स एजेंट अपने लोकल स्टेट को अपडेट करने से पहले एक बाहरी रेडिस मेमोरी से ग्लोबल इवेंट्स पढ़ रहा है। एजेंट का अपना इंटरनल स्टेट प्राइवेट और छोटा रहता है, जबकि सभी एजेंट्स एक ही शेयर्ड नॉलेज बेस से जुड़े रहते हैं। अगर कोई एक एजेंट शेयर्ड मेमोरी में कोई अपडेट डालता है तो दूसरी एजेंट्स उसे एसिंक्रोनस तरीके से पढ़ सकते हैं। इससे सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है और हर एजेंट की स्टेट की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन, पब्लिक एजेंट को सेंसिटिव डेटाबेस एजेंट से बात करने से रोकने के लिए जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कैसे लागू करें? आंसर, मल्टी एजेंट सिस्टम्स में ये मान लेना बहुत खतरनाक है कि सभी एजेंट्स एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक फेसिंग चैटबॉट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का शिकार हो जाता है तो वो सीधे आपके सेंसिटिव कस्टमर डेटाबेस एजेंट को कॉल करके प्राइवेट डेटा निकाल सकता है। इसे रोकने के लिए एजेंट मैश डिफेंस पैटर्न का इस्तेमाल होता है। सही कोड में हमने एक फायरवॉल एजेंट बनाया है जो सभी एजेंट्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करता है। इसके अंदर एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी डिफाइन की गई है जो तय करती है कि कौन सा एजेंट किसे मैसेज भेज सकता है। अगर पब्लिक एजेंट सीधी डेटाबेस एजेंट को कॉल करने की कोशिश करता है तो ये फायरवॉल उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इस तरह की स्कोपिंग और जीरो ट्रस्ट पॉलिसी आपके एंटरप्राइज डेटा की पूरी तरह से रक्षा करती है और सिस्टम को हैक होने से बचाती है। क्वेश्चन, एक्सटर्नल एपीआई कीज को सुरक्षित रखने के लिए प्रॉक्सी एजेंट पैटर्न का उपयोग करके स्कोपिंग कैसे मैनेज करें? आंसर, जब हमारे सिस्टम के एजेंट्स को बाहरी थर्ड पार्टी सर्विसेज या सेंसिटिव डेटाबेस से जुड़ना होता है तो उन्हें सीधे एपीआई कीज या पासवर्ड देना एक बड़ा रिस्क है। अगर एजेंट किसी तरह हैक हो जाए तो क्रेडेंशियल्स चोरी हो सकते हैं। इस प्राइवेसी रिस्क को कम करने के लिए हम एजेंट कॉल्स प्रॉक्सी एजेंट पैटर्न अपनाते हैं। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि हमने एक अलग प्रॉक्सी एजेंट बनाया है। सारी सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स और नेटवर्क एक्सेस केवल इसी प्रॉक्सी एजेंट के स्कोप तक सीमित रहते हैं। मेन बुकिंग एजेंट सिर्फ एक सिंपल इंटरनल डिक्शनरी भेजकर प्रॉक्सी एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है। प्रॉक्सी एजेंट उस इंटरनल रिक्वेस्ट को एक्सटर्नल एपीआई कॉल में बदलता है और सुरक्षित तरीके से डेटा लाता है। इससे मेन एजेंट्स बाहरी दुनिया की जटिलताओं और सुरक्षा खतरों से पूरी तरह से अलग और सुरक्षित रहते हैं। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 11, Agentic Optimization for section Adaptive RAG, Routing Between Retrieval and Generation. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, अनजाने सवालों पर सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए अडैप्टिव राउटिंग कैसे सेटअप करें? आंसर, जब हम नॉर्मल रैग बनाते हैं तो वो हर सवाल के लिए सिर्फ लोकल डेटाबेस को सर्च करता है, लेकिन अडैप्टिव रैग एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जहां एलएलएम खुद तय करता है कि सवाल का जवाब देने के लिए कौन सा डेटा सोर्स सबसे बेहतरीन रहेगा। गलत तरीके में हम हर सवाल को सीधा लोकल वेक्टर स्टोर में भेज देते हैं, जिससे अगर सवाल किसी बाहर के टॉपिक का हो तो मॉडल गलत जवाब दे देता है। सही तरीके में हम लैंग ग्राफ में एक खास राउटिंग नोड बनाते हैं
सैंपल कोड में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राउट क्वेश्चन फंक्शन यूजर के सवाल को गहराई से एनालाइज करता है और एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देता है। अगर सवाल कंपनी की इंटरनल डेटा या पॉलिसी से जुड़ा है तो एग्जीक्यूशन फ्लो लोकल डेटाबेस की तरफ मुड़ जाता है। वहीं अगर सवाल किसी करंट इवेंट्स का है तो ये फ्लो सीधी वेब सर्च टूल की तरफ चला जाता है। इस डायनामिक राउटिंग की वजह से न सिर्फ हमारी फालतू की सर्चिंग और कॉस्ट बचती है, बल्कि हमारी एजेंट को हमेशा एकदम सटीक और सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जिससे सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी काफी बढ़ जाती है। क्वेश्चन: रैग में कई बार वेक्टर स्टोर बेकार के डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जनरेशन से पहले इनकी क्वालिटी कैसे चेक करें? अक्सर वेक्टर सर्च सिर्फ शब्दों की सिमेंटिक मैचिंग करता है, इसलिए वो कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी डेटाबेस से निकाल लेता है जिनका हमारे असल सवाल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम इन बेकार डॉक्यूमेंट्स को सीधे जनरेशन के लिए भेज देंगे तो जवाब खराब हो जाएगा। अडैप्टिव रैग में इस समस्या को सुलझाने के लिए हम जनरेशन से ठीक पहले एक इवैल्यूएशन या ग्रेडर नोड लगाते हैं। सैंपल कोड में आप ध्यान से देखिए। सही तरीके में हमने एक बहुत ही स्मार्ट LLM प्रॉम्प्ट का उपयोग करके ग्रेड डॉक्यूमेंट्स फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन हर एक निकाले गए डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और उसे येस या नो में बाइनरी स्कोर देता है कि वो सवाल का जवाब दे सकता है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट काम का साबित होता है तो हमारा एग्जीक्यूशन ग्राफ उसी जनरेशन नोड पर भेज देता है। लेकिन अगर सभी डॉक्यूमेंट्स बेकार और इररेलेवेंट निकलते हैं तो हमारा सिस्टम क्रैश या फेल होने के बजाय बहुत ही सुरक्षित तरीके से फिल्टर किए हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ अगले स्टेप की तरफ बढ़ता है। इससे हमारा AI मॉडल कभी भी गलत या आधे अधूरे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर जवाब नहीं बनाता और क्वालिटी अच्छी रहती है। क्वेश्चन: अगर ग्रेडर नोड ने सभी लोकल डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है तो अडैप्टिव वर्कफ्लो वेब सर्च को कैसे ट्रिगर करेगा? आंसर: जब हम प्रोडक्शन रेडी एंटरप्राइज सिस्टम्स बनाते हैं तो हमें हमेशा एक बेहतरीन फॉलबैक मैकेनिज्म की बहुत सख्त जरूरत होती है। जब पिछले स्टेप में हमारा ग्रेडर ये डिसाइड करता है कि लोकल वेक्टर स्टोर से मिला कोई भी डॉक्यूमेंट यूजर के सवाल का सही जवाब देने के बिल्कुल लायक नहीं है, तो हम सीधे हार मानकर यूजर को ये नहीं बोलते कि हमें जवाब नहीं पता। इसके बजाय हम डायनामिक तरीके से एक वेब सर्च ट्रिगर करते हैं। कोड के सही हिस्से में आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने डिसाइड टू जेनरेट नाम का एक बेहतरीन कस्टम राउटिंग फंक्शन लिखा है। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स काम के नहीं होते तो राउटिंग का फ्लो सीधे वेब सर्च नोड की तरफ चला जाता है। ये नया नोड इंटरनेट से एकदम ताज़ा और सटीक जानकारी सर्च करके लाता है और उसे हमारी ग्राफ की करंट स्टेट में सुरक्षित रूप से जोड़ देता है। इसके बाद ये फ्लो वापस हमारी मेन जनरेशन नोड के पास जाता है ताकि वो इस नई डेटा से जवाब बना सके। गलत अप्रोच में हम बिना क्वालिटी चेक किए सीधा जवाब बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमेशा गलतियां होती हैं। ये लचीलापन हमारी AI सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। क्वेश्चन: फाइनल जवाब बनने के बाद अगर मॉडल हैलुसिनेट कर दे तो यूजर तक गलत जवाब पहुंचने से रोकने के लिए क्या लूप बनाएं? आंसर: अडैप्टिव रैग आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन और पावरफुल फीचर इसका ऑटोनॉमस सेल्फ करेक्शन लूप है। रियल वर्ल्ड में कई बार एकदम सही डेटा और कॉन्टेक्स्ट मिलने के बाद भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत और गलत बातें आउटपुट में जोड़ देता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। इस गंभीर समस्या से बचने के लिए हम फाइनल आंसर जनरेट होने के तुरंत बाद एक इवैल्यूएटर या क्रिटिक नोड लगाते हैं। सैंपल कोड में आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमने एक कस्टम ग्रेड जनरेशन फंक्शन तैयार किया है। ये फंक्शन गहराई से चेक करता है कि क्या AI द्वारा जनरेट किया गया फाइनल जवाब पूरी तरह से दिए गए सोर्स कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है या नहीं। अगर जवाब एकदम सही और सुरक्षित है तो हम एग्जीक्यूशन फ्लो को सीधा एंड नोड पर राउट करके काम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर जवाब में कोई भी छोटी सी गड़बड़ है या वो यूजर के ओरिजिनल सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है तो हम कंडीशनल एज के जरिए फ्लो को वापस जनरेट नोड पर भेज देते हैं, ताकि मॉडल अपनी पिछली गलती को समझकर फिर से एक नया और सटीक जवाब जनरेट करे। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 11, Agentic Optimization, for section Corrective RAG, CRAG, Self-Correction on Retrieved Documents. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन: प्रोडक्शन में अगर रिट्रीवर खराब डॉक्यूमेंट्स दे तो उसे कैसे रोकें? क्रैग इसमें कैसे काम आता है? आंसर: स्टैंडर्ड रैग सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम रिट्रीवर से मिलने वाले हर एक डेटा को आंख बंद करके सीधे फाइनल जनरेशन के लिए भेज देते हैं। अगर रिट्रीवर ने कचरा या गैर जरूरी जानकारी निकाली है तो LLM भी उसी के आधार पर गलत जवाब बना देगा। इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए करेक्टिव रैग यानी क्रैग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैग पाइपलाइन में रिट्रीवल और जनरेशन के बीच में एक स्मार्ट इवैल्यूएटर या ग्रेडर नोड जोड़ा जाता है।
ये ग्रेडर हर एक रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करता है कि वो यूजर के सवाल का जवाब देने के लिए उपयोगी है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट प्रासंगिक है तो ही उसे पास किया जाता है। अगर वो खराब है तो उसे फिल्टर करके हटा दिया जाता है। कोड में देखिए, गलत तरीके में हम सीधे रिट्रीवर से जेनरेशन की ओर जा रहे हैं, जबकि सही तरीके में हमने लैंग्राफ स्टेट ग्राफ के अंदर एक डेडिकेटेड इवैल्यूएट नोड बनाया है। ये नोड तय करता है कि आगे क्या करना है। इस तरह मॉडल केवल एकदम सटीक और जांची परखी जानकारी के आधार पर ही अपना फाइनल जवाब तैयार करता है, जिससे हैलुसिनेशन की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। क्वेश्चन: क्रैग में डॉक्यूमेंट की क्वालिटी चेक करने वाला इवैल्यूएटर कैसे बनाते हैं? इसके लिए सही स्ट्रक्चर क्या है? आंसर: क्रैग पाइपलाइन का सबसे मुख्य और क्रिटिकल हिस्सा उसका रिट्रीवल इवैल्यूएटर होता है, जो सही और गलत डेटा के बीच फैसला करता है। अगर हम एलएलएम से सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट पास है या फेल, तो वो कभी भी अपना आउटपुट फॉर्मेट बदल सकता है, जिससे पार्सिंग एरर आ जाएगी और पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम पाइडेंटिक का इस्तेमाल करके एक फिक्स्ड स्कीमा बनाते हैं। सही कोड वाले हिस्से में हमने डॉक्यूमेंट रेलेवेंस स्कोर नाम की एक स्पष्ट क्लास बनाई है, जिसमें एक बूलियन फील्ड है जो पास या फेल बताता है और एक स्ट्रिंग फील्ड है जो इसका कारण समझाता है। इसके बाद हम मॉडल के साथ विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इससे मॉडल मजबूर हो जाता है कि वो अपना इवैल्यूएशन एकदम उसी जेसन फॉर्मेट में दे जो हमने मांगा है। गलत कोड में हमने सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आउटपुट मांगा था, जो एंटरप्राइज लेवल के लिए सुरक्षित नहीं है। ये ग्रेडर अब हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़कर ये ठोस फैसला करता है कि वो सवाल से जुड़ा है या नहीं। इससे हमारी पाइपलाइन में से सारा खराब और इररेलेवेंट डेटा फिल्टर हो जाता है और सिर्फ उच्च क्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट ही जेनरेशन के लिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन: अगर इवैल्यूएटर सारे डॉक्यूमेंट्स को खराब बता दे तो क्रैग में सही जवाब ढूंढने के लिए वेब सर्च कैसे जोड़े? आंसर: क्रैग आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ गलत डेटा को रोकता ही नहीं है, बल्कि उसके पास हमेशा एक बेहतरीन बैकअप प्लान भी होता है। जब इवैल्यूएटर नोड ये देखता है कि इंटरनल डेटाबेस से आया कोई भी डॉक्यूमेंट यूजर के सवाल का सही जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो सिस्टम को इनसफिशिएंट का सिग्नल देता है। इस स्थिति को समझदारी से संभालने के लिए हम लैंग्राफ में डायनामिक कंडीशनल राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सही कोड में हमने एक कस्टम राउटिंग फंक्शन लिखा है जो एजेंट की करंट स्टेट को चेक करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स काम के नहीं हैं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन फ्लो को जेनरेशन की बजाय सीधे एक नए वेब सर्च नोड की तरफ मोड़ देता है। ये वेब सर्च नोड इंटरनेट से एकदम ताज़ा और सही जानकारी निकाल कर लाता है और उसे वापस पाइपलाइन में डाल देता है। गलत तरीके में हम बिना सही डेटा की ही जेनरेशन नोड को कॉल कर लेते हैं, जिससे एलएलएम कुछ भी मनगढ़ंत जवाब दे सकता है। क्रैक का ये अडैप्टिव बैकअप प्लान सिस्टम को बहुत ही रिलायबल बनाता है, क्योंकि अगर इंटरनल डेटाबेस फेल भी हो जाए तो एजेंट बाहरी टूल्स का इस्तेमाल करके काम पूरा कर लेता है। क्वेश्चन: क्रैग में सही डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी एलएलएम हैलुसिनेट कर सकता है। फाइनल जेनरेशन को कैसे वेरीफाई करें? आंसर: कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिट्रीवर एकदम सही और प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट लेकर आता है, लेकिन फिर भी जेनरेशन के दौरान एलएलएम अपनी तरफ से कुछ गलत या फालतू जानकारी जोड़ देता है। इसे इंडस्ट्री में कॉन्टेक्सचुअल हैलुसिनेशन कहा जाता है। क्रैग फ्रेमवर्क में इस बारीक गलती को पकड़ने और सुधारने के लिए जेनरेशन स्टेप के तुरंत बाद एक और मजबूत वेरिफिकेशन लूप होता है। सही कोड में हमने लैंग्राफ के अंदर एक सेल्फ करेक्शन लूप डिजाइन किया है। जब एलएलएम एक ड्राफ्ट जवाब बना लेता है, तो उसे सीधा यूजर को भेजने की बजाय एक हैलुसिनेशन चेकर नोड के पास भेजा जाता है। ये चेकर नोड बहुत बारीकी से तुलना करता है कि क्या जेनरेट किया गया जवाब पूरी तरह से सिर्फ रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट्स के तथ्यों पर ही आधारित है। अगर जवाब में कोई भी बाहरी या मनगढ़ंत बात मिलती है, तो कंडीशनल एज फ्लो को वापस जेनरेशन नोड पर भेज देता है, ताकि एलएलएम अपनी गलती को समझकर दोबारा एक शुद्ध जवाब बनाए। गलत कोड में हम जेनरेटेड जवाब को बिना क्रॉस चेक किए सीधी रिटर्न कर रही थी, जो बहुत रिस्की है। ये एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर पूरी सिस्टम को एंटरप्राइज ग्रेड की सटीकता और यूजर का भरोसा प्रदान करती है। Now let's cover interview questions and answer under Chapter 11, Agentic Optimization, for section Long-Term Memory, Implementing Graph-Based Memories. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन: लैंग्राफ में शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रेड से होती है, पर अक्रॉस थ्रेड्स डेटा सेव करने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाएं? आंसर: शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन या थ्रेड तक सीमित होती है। अगर हमें एजेंट को पुरानी बातें याद रखवानी हैं जो अलग अलग सेशंस में हुई हों, तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है।
सही कोड में हमने लैंग्राफ के इन मेमोरी स्टोर का उपयोग किया है, जो थ्रेड्स के बाहर डेटा सेव करता है। जब एजेंट कोई नई जानकारी सीखता है तो वो उसे स्टोर में नेम स्पेस के साथ सेव कर देता है। कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में हमने सिर्फ थ्रेड आईडी पास की है, जिससे डेटा उसी सेशन तक रहता है। सही तरीके में हमने इन मेमोरी स्टोर को इनिशियलाइज किया है और स्टोर डॉट पुट मेथड का उपयोग करके यूजर की प्रेफरेंस सेव की है। जब नोड रन होता है तो वो स्टोर डॉट गेट से ये डेटा निकाल लेता है, चाहे थ्रेड आईडी कुछ भी हो। प्रोडक्शन में हम पोस्टग्रेस स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डेटा सर्वर रीस्टार्ट होने पर भी सुरक्षित रहता है। इस अप्रोच से हम एजेंट की याददाश्त को बहुत मजबूत बना सकते हैं, ताकि वो यूजर की पसंद हमेशा याद रखे और हर बार नई सिरे से सवाल ना पूछे। क्वेश्चन: लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हम वेक्टर स्टोर की जगह नॉलेज ग्राफ का उपयोग क्यों करते हैं और इसे एजेंट से कैसे जोड़ें? आंसर: वेक्टर डेटाबेस सिर्फ सिमेंटिक सिमिलैरिटी पर काम करता है और कई बार बारीक कनेक्शन या मल्टी हॉप रीजनिंग मिस कर देता है। नॉलेज ग्राफ डेटा को नोड्स और रिलेशन के रूप में सेव करता है, जिससे एजेंट कई स्टेप्स की रीजनिंग बहुत अच्छे से कर पाता है। इसे ग्राफ रैग भी कहते हैं। सही कोड में हम एलएलएम का उपयोग करके टेक्स्ट से एंटिटीज निकालते हैं और उन्हें ग्राफ में स्टोर करते हैं। फिर ग्राफ साइफर क्यूए चेन का उपयोग करके एजेंट ग्राफ से डेटा निकालता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये जानकारी के बीच के रिश्ते को याद रखता है। गलत तरीके में सिर्फ वेक्टर सर्च होता है, जो कॉम्प्लेक्स सवालों के लिए फेल हो सकता है। जब हम Neo4j जैसे ग्राफ डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो एजेंट को पता होता है कि कौन सा डेटा किस डेटा से जुड़ा है। ये आर्किटेक्चर एंटरप्राइज लेवल एजेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन है, जहां हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के बीच के छुपी हुई रिश्तों को खोजना होता है। क्वेश्चन: जब एजेंट की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत बड़ी हो जाए तो सिर्फ सही और जरूरी यादों को कॉन्टेक्स्ट में कैसे लाएं? आंसर: जब एजेंट बहुत सारे टास्क करता है तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारा डेटा जमा हो जाता है। अगर हम सारी यादें एलएलएम को भेजेंगे तो टोकन लिमिट खत्म हो जाएगी और मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। इसके अलावा एपीआई कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम मेमोरी स्टोर में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सही कोड में हमने लैंग्राफ स्टोर के सर्च मेथड का उपयोग किया है। ये मेथड यूजर की क्वेरी के आधार पर सिर्फ वही मेमोरी निकालता है जो उस समय जरूरी है। गलत अप्रोच में हम पूरा डेटाबेस लोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। स्टोर डॉट सर्च अंडर द हुड एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल करता है, ताकि जो सवाल पूछा गया है उससे मिलती जुलती यादें ही बाहर आएं। इस तरह सिमेंटिक सर्च का उपयोग करके हम मेमोरी को बहुत ही एफिशिएंट बनाते हैं और एजेंट हमेशा सटीक जानकारी के साथ काम करता है, बिना किसी फालतू डेटा के। क्वेश्चन: लॉन्ग टर्म मेमोरी में पुरानी और गलत जानकारी जमा होने से रोकने के लिए मेमोरी अपडेट और रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है? आंसर: अगर एजेंट हर छोटी बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता रहेगा तो डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें पुराना या गलत डेटा भर जाएगा, जिसे कॉन्टेक्सचुअल ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे रोकने के लिए हमें मेमोरी को कंसोलिडेट यानी संक्षिप्त और अपडेट करना पड़ता है। सही कोड अप्रोच में जब कोई सेशन खत्म होता है तो हम एक अलग एलएलएम नोड चलाते हैं, जो पुराने प्रोफाइल और नए कॉन्वर्सेशन को एनालाइज करता है। ये नोड तय करता है कि कौन सी नई जानकारी लॉन्ग टर्म स्टोर में अपडेट करनी है और कौन सी पुरानी जानकारी को डिलीट या बदलना है। गलत तरीके में हम बस नई लिस्ट को अपेंड करते रहते हैं, जिससे मेमोरी खराब हो जाती है। ये रिफ्लेक्शन और अपडेट का प्रोसेस एजेंट को एकदम स्मार्ट बनाता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही जरूरी बातें याद रखता है और फालतू बातें भूल जाता है। प्रोडक्शन एजेंट्स में ये पैटर्न बहुत जरूरी है, ताकि सिस्टम लंबे समय तक सही ढंग से चलता रहे। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 11, Agentic Optimization, for section Semantic Caching, Reducing Latency and API Costs. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन: अगर यूजर्स मिलते जुलते सवाल बार बार पूछते हैं तो बिना एलएलएम को कॉल किए एपीआई कॉस्ट और लेटेंसी कैसे कम करें? आंसर: जब आपके एआई एप्लीकेशन में यूजर्स एक ही विषय पर थोड़े अलग शब्दों में सवाल पूछते हैं तो हर बार एलएलएम को कॉल करना बहुत महंगा और धीमा साबित होता है। साधारण कैश सिर्फ एकदम सटीक मैच पर काम करता है, जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए लैंगचेन में सिमेंटिक कैश का बेहतरीन फीचर है। ये तकनीक आपके सवालों को एम्बेडिंग्स में बदलकर वेक्टर डेटाबेस जैसे रेडिस में सेव कर लेती है। जब कोई नया सवाल आता है तो सिस्टम उसका अर्थ समझता है, और अगर वो किसी पुराने सवाल से काफी मिलता जुलता है तो बिना ओपन एआई या किसी महंगे मॉडल को कॉल किए सीधा पुराना जवाब लौटा देता है।
सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि हमने रेडिस सिमेंटिक कैश को ग्लोबल लेवल पर सेट किया है। इसके लिए आपको एक एम्बेडिंग मॉडल भी देना होता है जो टेक्स्ट का अर्थ निकालता है। इससे आपकी एपीआई कॉस्ट काफी कम हो जाती है और यूजर को जवाब पलक झपकते ही मिल जाता है, जो प्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन: डायनामिक प्रॉम्प्ट्स की वजह से हर बार नया टेक्स्ट बनता है जिससे कैश हिट नहीं होता। इसे कैसे हैंडल करें? आंसर: प्रोडक्शन सिस्टम्स में अक्सर हम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ डायनामिक डेटा जैसे यूजर का नाम या करंट टाइम स्टैम्प पास कर देते हैं। इससे मॉडल को जाने वाला टेक्स्ट हर बार नया हो जाता है और कैश काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि हम सिमेंटिक कैश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शब्दों के बजाय पूरे वाक्य का अर्थ चेक करता है। लेकिन इसमें भी स्कोर थ्रेशोल्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही कोड में हमने रेडिस सिमेंटिक कैश बनाते समय स्कोर थ्रेशोल्ड पैरामीटर सेट किया है। ये पैरामीटर तय करता है कि दो सवाल कितने समान होने चाहिए ताकि उन्हें एक जैसा माना जाए और कैश हिट हो। अगर आप थ्रेशोल्ड बहुत कम रखेंगे तो गलत जवाब भी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा रखेंगे तो कैश का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉम्प्ट में गैर जरूरी डायनामिक चीजें ना डालें। इस छोटी सी सेटिंग से आपका लैंगचेन वर्कफ्लो बहुत ज्यादा तेज और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। क्वेश्चन: जब हमारा एजेंट मल्टीपल सर्वर्स पर डिप्लॉय होता है तो इन मेमोरी कैश फेल हो जाता है। इसका सही आर्किटेक्चर क्या है? आंसर: जब हम अपने एआई एप्लीकेशन को सिर्फ अपने लोकल मशीन पर टेस्ट करते हैं तो इन मेमोरी कैश बहुत अच्छा और फास्ट काम करता है। लेकिन जब हम अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं और उसे स्केल करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स या कंटेनर्स का उपयोग करते हैं तो इन मेमोरी कैश पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हर सर्वर अपनी अलग मेमोरी बनाता है और वे एक दूसरे का डेटा शेयर नहीं कर पाते। इस गंभीर समस्या से बचने के लिए हमें हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। सैंपल कोड में आप साफ देख सकते हैं कि गलत तरीके में हमने सीधा इन मेमोरी कैश सेट कर दिया है, जबकि सही तरीके में हमने रेडिस कैश का इस्तेमाल किया है। रेडिस एक सेंट्रलाइज्ड इन मेमोरी डेटाबेस है जिसे आपकी सारी सर्वर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इससे अगर पहले सर्वर ने किसी सवाल का जवाब मॉडल से लिया है तो दूसरा सर्वर उसी सवाल का जवाब सीधे रेडिस से दे सकता है। ये एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को रिलायबल बनाता है। क्वेश्चन: लैंग्राफ में कुछ नोड्स के लिए कैश का इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ क्रिटिकल नोड्स के लिए हमेशा फ्रेश कॉल करनी है। आंसर: एआई एजेंट्स बनाते समय कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें सारे एलएलएम कॉल्स को कैश नहीं करना होता। उदाहरण के लिए, अगर आपका एजेंट रियल टाइम स्टॉक प्राइस चेक करके डिसीजन ले रहा है या डेटाबेस से लेटेस्ट जानकारी निकाल रहा है, तो आप वहां पुराना कैश किया हुआ जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डेटा बदल चुका होगा। इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम लैंग्राफ में रनेबल कॉन्फ़िग और टैग्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आप सैंपल कोड में देख सकते हैं कि क्रिटिकल नोड फंक्शन के अंदर हमने कॉन्फ़िग डिक्शनरी में नो कैश टैग जोड़ दिया है। जब आप एलएलएम को इस कस्टम कॉन्फ़िग के साथ इन्वोक करते हैं तो लैंगचेन का अंडरलाइंग सिस्टम इस स्पेसिफिक टैग को पहचान लेता है और ग्लोबल कैश को पूरी तरह बाईपास करके सीधे मॉडल को फ्रेश कॉल करता है। ये कंट्रोल मैकेनिज्म आपको ये ताकत देता है कि आप सामान्य सवालों के लिए कैश का फायदा उठाकर पैसे बचाएं और जहां एकदम नया डेटा चाहिए वहां बिना किसी रिस्क के फ्रेश कॉल करें।